Now we are going to start a new chapter, calls and forfeiture. Now let's see the meaning of the term call. कॉल का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉल मीन्स अ डिमांड, ये एक तरह की डिमांड है। दिस डिमांड इज मेड बाय द कंपनी एज पर द बोर्ड रिजोल्यूशन, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना इसके लिए जरूरी है। एंड दिस demand is made as per the provisions of the articles of association of the company. ये डिमांड रेज की जाती है शेयर होल्डर्स पर। शेयर होल्डर्स को बोला जाता है कि पेमेंट कीजिए। कौन सा पेमेंट? पे द होल और पार्ट ऑफ द बैलेंस स्टिल ड्यू ऑन ईच शेयर्स अलॉटेड टू हिम। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर किसी को अलॉट किया है, पर्सन को, उसने 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे दे दिए हैं, लेकिन अभी भी 8 रुपए देना बाकी है। तो ये जो 8 रुपए देना बाकी है, ये कंपनी उसे कॉल करती है थ्रू डिमांड, थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन। दिस डिमांड मे बी मेड एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है बिफोर ही पेज, देन इन दिस केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, बट लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है वाइंडिंग अप में, ही कैन मेक अ कॉल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन, जब कोई पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो ही हैज टू पे एट लीस्ट मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स। अब 5% नॉमिनल अमाउंट का मतलब यहां देख लीजिए, केस लॉ भी आ सकता है। मान लीजिए एक शेयर है 20 रुपए का, 20 रुपए क्या है? फेस वैल्यू, और ये शेयर 30 रुपए में इश्यू हुआ है, यानी 10 रुपए प्रीमियम पे। तो यहां पर एप्लीकेशन पे उसको मिनिमम अमाउंट कितना देना पड़ेगा? तो मिनिमम अमाउंट इज 5% ऑफ द फेस वैल्यू। तो 5% फेस वैल्यू 20 रुपए की आएगी 1 रुपीज, तो 1 रुपी ही शुड पे, एटलीस्ट 1 रुपी। इसके अलावा ये कहते हैं कि प्रोस्पेक्टस एंड द आर्टिकल जनरली स्पेसिफाई द अमाउंट पेबल एट डिफरेंट टाइम्स एज कॉल। तो जब कभी भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, या फिर अपने आर्टिकल में भी मेंशन करती है कि कोई भी पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे पेमेंट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी कैन स्पेसिफाई कि एप्लीकेशन पे आपको 2 रुपए पे करना है, अलॉटमेंट पे आपको 4 रुपए पे करना है, फर्स्ट कॉल पे आपको 3 रुपए और सेकंड कॉल पे आपको 1 रुपए। इस तरह से 10 रुपए का कॉल है। तो ये जो शेड्यूल है कॉल का, ये प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन हो सकता है या आर्टिकल में स्पेसिफाई कर सकती है अपनी कंपनी। अब हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉल। कोई भी कॉल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, डिमांड रेस करते हैं, वो वैलिड कब मानी जाएगी? दीज आर द कंडीशंस। फर्स्ट, जो कॉल किया है पैसा, इट शुड बी बाय द डायरेक्टर्स हु आर क्वालिफाइड एंड अपॉइंटेड वैलिडली। ड्यूली अपॉइंटेड एंड क्वालिफाइड डायरेक्टर्स ही कॉल कर सकते हैं। ये जो कॉल होगा, इट शुड बी मेड इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो मीटिंग जो है वो ड्यूली कन्विन्ड होनी चाहिए, प्रॉपर कोरम उसमें होना चाहिए, तभी इसे वैलिड कॉल माना जाएगा। तीसरी कंडीशन, ये जो बोर्ड रिजोल्यूशन डायरेक्टर्स पास करते हैं, बोर्ड पास करता है, इसमें अमाउंट, टाइम एंड प्लेस ऑफ पेमेंट स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। अगर आप किसी शेयर होल्डर से बोल रहे हैं कि भाई आपके शेयर पे 2 रुपए पेमेंट ड्यू है, पे कर दीजिए, केवल इतना नहीं चलेगा। वैलिड कॉल के लिए आपको अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि बिफोर 30 नवंबर आपको पे करना है, एंड द प्लेस, किस बैंक में जाके आप ये पैसा जमा करा सकते हैं। ये तीनों चीजें अगर मेंशन नहीं है तो उसको इनवैलिड कॉल मान लिया जाएगा। प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर। केवल बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके काम नहीं चलेगा,
जो शेयर होल्डर है उसको ये नोटिस भेजना पड़ेगा, यू हैव टू कम्युनिकेट दिस डिमांड टू द शेयर होल्डर, तो ही उसको वैलिड कॉल माना जाएगा। और ये जो पावर है बोर्ड के पास कॉल करने की, इट शुड बी एक्सरसाइज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज सच। किसी पर्सनल डायरेक्टर्स के बेनिफिट के लिए कॉल नहीं किया जा सकता, इट शुड बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। एंड लास्ट कंडीशन इज दैट call on same class of share must be made on uniform basis। uniform basis का मतलब है, सपोज देर आर टू शेयर होल्डर, दोनों ने 2 रुपए पे किया है, 8 रुपए अभी पे करना बाकी है, 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी किसी एक को कॉल नहीं कर सकती, इट शुड बी मेड टू ऑल दी शेयर्स ऑफ द सेम क्लास ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, दोनों को कॉल करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द मैनर ऑफ मेकिंग द कॉल। नॉर्मली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस होते हैं किस तरह से कॉल किया जाएगा, एंड द कंपनी शुड फॉलो दोज प्रोविजंस। अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड आर्टिकल जो टेबल एफ है शेड्यूल 1 की, उसमें मेंशन है रेगुलेशन 13 से लेके 18, ये एग्जाम में भी लिखना है आपको, रेगुलेशन नंबर 13 to 18 विल बी एप्लीकेबल ऑफ टेबल एफ। और एज पर दीज रेगुलेशन, for each call at least 14 days notice should be given to the member। at least 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा मेंबर्स को जो कॉल है वो पे करने के लिए। दूसरा इन्होंने बोला है द इंटरवल ऑफ 1 month शुड बी देयर। मिनिमम आपका जो 2 कॉल करेंगे आप, उसके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो कॉल पे आप पैसा मंगाएंगे, इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मान लीजिए कि शेयर 10 रुपए का है, तो हर कॉल पे कोई भी कॉल आप करेंगे, इसका 25% यानी 2.5 रुपीज से ज्यादा आप नहीं मंगा सकते। हाउएवर, ये जो 25% की लिमिट है, ये कंपनी अगर चाहे तो इसे इंक्रीज कर सकती है बाय इंसर्टिंग अ प्रोविजन इन द आर्टिकल एंड रेज द लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू रिवोक और पोस्टपोन अ कॉल। देखिए, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कॉल किया है और बाद में उसको कैंसिल कर दिया। और पोस्टपोनमेंट का मतलब है कि कॉल किया है, 30 नवंबर डेट दी थी पेमेंट के लिए, उसको और आगे बढ़ा देना, मान लीजिए 31 दिसंबर कर देना। तो ये ऐसा कर सकता है बोर्ड के पास ऐसी पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल। मान लीजिए एक शेयर है जो ए और बी ने जॉइंटली होल्ड कर रखा है, 2 रुपए पे कर दिए और 8 रुपए पे करना बाकी है, तो ये जो 8 रुपए है, ये जो पे करने की लायबिलिटी है, ये दोनों पे आएगी। अगर बी नहीं कर रहा है तो ए को पूरे 8 रुपए पे करने पड़ेंगे, या ए नहीं कर रहा है तो बी को करने पड़ेंगे। जो कोई भी कर रहा है वो दूसरे से रिकवर बाद में अपना कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ अ मेंबर डिजायर टू पे कॉल मनी इन एडवांस। कभी कभी होता है कि शेयर होल्डर चाहता है कि सारा का सारा पैसा एक ही बार में वो दे दे, तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 4 3 1, ये अगर कॉल का शेड्यूल है तो वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही बाकी का पैसा भी देना चाहता है। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में ही कॉल का पेमेंट कर देना। तो अगर डायरेक्टर चाहे, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर की इच्छा अगर हो तो डायरेक्टर ऐसे कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो अगर चाहे तो इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं कॉल्स इन एडवांस पे, एज पर द रेट मेंशन्ड इन द आर्टिकल। बट इन एनी केस ये जो इंटरेस्ट का रेट है, ये 12% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द डिफॉल्टिंग मेंबर विल नॉट हैव एनी वोटिंग राइट टिल ही पे द कॉल। मान लीजिए ए पर्सन है, उसको कॉल किया गया था कि आपको बैलेंस अमाउंट पे करना है, बट ही हैज नॉट मेड द पेमेंट टिल द लास्ट डे
ऑफ द पेमेंट ऑफ कॉल। तो इसके बाद जो भी मीटिंग होगी ही विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट टिल ही पेज हिज कॉल्स। अभी हमने देखा था कि कोई शेयर होल्डर है वो पेमेंट कर सकता है एडवांस में कॉल्स का। तो जो पेमेंट है एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल्स उसकी क्या प्रोविजन है, तो वो सेक्शन 50 में दे रखे हैं। सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट डायरेक्टर में, यानी यहां पर डिस्क्रिशन है डायरेक्टर का, डायरेक्टर अगर चाहे तो इफ द आर्टिकल ऑथराइजेस, अगर आर्टिकल ऑथराइज करता है डायरेक्टर को तो वो एडवांस पेमेंट ले सकते हैं कॉल्स का फ्रॉम अ शेयर होल्डर। एंड ऑल्सो द डायरेक्टर्स में पे द इंटरेस्ट ऑन दीज एडवांस कॉल्स। ये जो एडवांस में पैसा आएगा इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं डायरेक्टर्स उस शेयर होल्डर्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि नॉर्मली जो इंटरेस्ट जो डिविडेंड रहता है वो प्रॉफिट में से ही पे होता है, लेकिन इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है इट कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल ऑल्सो। कैपिटल में से भी इसका पेमेंट किया जा सकता है इस इंटरेस्ट का। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है अगर प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो। एक और जो चीज याद रखनी है एडवांस पेमेंट के लिए, द अमाउंट सो पेड, जो भी एडवांस पेमेंट कर रहा है वो पेमेंट उसको जब भी कर दिया उसको रिफंडेबल नहीं होगा। इट शुड बी नॉन रिफंडेबल। ये रिफंड तभी होगा जब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, और अगर वाइंडिंग अप हुआ है तो इसको जो लाइन लगती है वाइंडिंग अप में रिफंड के लिए, इस अपना अपना पैसे के लिए, तो ये क्रेडिटर्स के बाद इसका नंबर आएगा एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल्स का, लेकिन बाकी के शेयर होल्डर्स के पहले। तो लाइन में ये लगेगा वाइंडिंग अप में एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल्स को वापस लेने के लिए, लेकिन इसका नंबर क्रेडिटर्स के बाद आएगा लेकिन बाकी के शेयर होल्डर्स के पहले। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि एडवांस पेमेंट करने से इसको कोई एक्स्ट्रा वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। सो एडवांस पेमेंट ऑफ कॉल विल नॉट एंटाइटल फॉर एक्स्ट्रा वोटिंग राइट टू सच पर्सन। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर फीचर। इंस्टीट्यूट का काफी पसंदीदा आइटम भी है फोर फीचर। फोर फीचर क्या होता है ये देख लेते हैं। If a shareholder fails to pay the allotment money or any calls, जब शेयर होल्डर अपना अलॉटमेंट मनी या जो कॉल उसको रेज किए गए वो नहीं पे करता, then his shares are liable to be forfeited। इसका मतलब अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर जिसको शेयर अलॉट किए उसने ड्यू अमाउंट जो है उसका शेयर्स पे वो पे नहीं करता तो उसके जो शेयर्स हैं वो जब्त हो सकते हैं, जब्त हो सकते हैं। इसको कहते हैं फोर फीचर। अब बात करते हैं मैनर ऑफ फोर फीचर। द कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द फोर फीचर। ये भी आपको बात एग्जाम में लिखनी है। इन फैक्ट दिस पावर ऑफ फोर फीचर मस्ट बी देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। नॉर्मली डायरेक्टर्स को ऑथोराइज किया जाता है कि एनी पर्सन नॉट पेइंग द कॉल डायरेक्टर्स कैन फोरफिट द शेयर्स ऑफ सच पर्सन। टेबल एफ जो स्टैंडर्ड टेबल है आर्टिकल्स की, टेबल एफ परमिट्स डायरेक्टर टू फोरफिट द शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। लेकिन इतना याद रखना है कि जब कभी भी आप इस तरह का फोरफीचर करेंगे किसी शेयर होल्डर से शेयर्स का, so the company should give a notice to such defaulting shareholders of at least 14 days। 14 days का नोटिस उसको देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को बिफोर forfeiting his call, और उसको इस दौरान अगर वो पेमेंट कर देता है तो फोरफीचर नहीं होगा, लेकिन इस पीरियड में भी पेमेंट नहीं करता है तो डायरेक्टर्स उसके शेयर्स फोरफीट कर सकते हैं। तो 14 डेज का नोटिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये जो बात है कि इसके शेयर फोरफीट हो सकते हैं अगर इसने पे नहीं किया ड्यू डेट पे, तो ये जो बात है ये पूरी आपको ये फैक्ट मेंशन करना है नोटिस के अंदर। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा है कि फोरफीचर की जो पावर है वो बोर्ड के पास रहती है, डायरेक्टर्स के पास। तो डायरेक्टर्स को ये पावर यूज करनी है थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन।
जो बोर्ड रिजोल्यूशन होगा वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मीटिंग में ही होना चाहिए, और जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसको इन्फॉर्म भी किया जाना चाहिए कि उसके शेयर फोरफीट हो सकते हैं अगर उसने पेमेंट नहीं किया। अब इफेक्ट देख लेते हैं, अगर किसी पर्सन ने पेमेंट नहीं किया है शेयर्स पे अपने और फोरफीट हो गए शेयर्स, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इफ द शेयर्स आर forfeited, then the defaulting shareholder जिसके शेयर forfeit हुए हैं, he will lose all his rights in the share, उसका अब कुछ भी उसमें अधिकार नहीं रह जाएगा शेयर्स पे। he will cease to be a member, वो अब मेंबर भी नहीं रहेगा उस कंपनी का। the name of the shareholder will be removed from the register of member, एंड उसने जो कुछ भी अमाउंट ऑलरेडी पे कर रखा है उस शेयर पे, इट विल बी फोरफीटेड। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है, 8 रुपीज पे नहीं किए, तो ये जो 2 पे किए हैं इसको भी कंपनी फोरफीट कर लेगी। He is not entitled in future to dividend and rights of membership, किसी भी तरह का डिविडेंड इसको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, न ही किसी तरह का राइट मेंबरशिप का एक्सरसाइज कर सकता है फोरफीचर के बाद। However, एक बात आपको याद रखनी है, he will still be liable for the unpaid calls। माना कि इसके शेयर फोरफीट हो गए, लेकिन अभी भी ये जो 8 रुपए है ये he will be liable to pay this 8 rupees to the company until the nominal value of the shares is fully paid up। until it is paid up का मतलब है इससे शेयर्स जो फोरफीट हुए ये अगर किसी और पर्सन को री इश्यू कर दिया है और उस पर्सन ने वो बाकी का अमाउंट पे कर दिया है, तो इसकी जो लायबिलिटी है 8 रुपीज की वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं री इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर। अभी हमने देखा था फोरफीट कर लेती है कंपनी शेयर्स का। फोरफीचर के बाद कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो ये कंपनी ये शेयर जो फोरफीट किए हैं इसको कैंसिल कर सकती है या फिर इसको री इश्यू कर सकती है किसी थर्ड पर्सन को, अनदर पर्सन को। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है। अगर ये किसी को री इश्यू किए हैं तो बोर्ड डायरेक्टर इसको डिस्काउंट पे भी री इश्यू कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्काउंट अमाउंट है ये फोरफीचर अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए एक पर्सन है उसको 10 रुपीज पे करने थे लेकिन उसने 4 रुपीज ही पे किए, 6 रुपीज पे नहीं किए, तो इसके शेयर फोरफीट हो गए। तो कंपनी के फोरफीचर में कितना अमाउंट है, 4 रुपीज। अब मान लीजिए ये जो 10 रुपए का शेयर है ये री इश्यू हो रहा है किसी थर्ड पर्सन को, तो थर्ड पर्सन को जब री इश्यू होगा 10 रुपए का शेयर, तो डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, तो जितना फोरफीट में पैसा आया है उतने तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो 10 रुपए का शेयर 4 रुपीज ऑलरेडी आ चुका है कंपनी के पास, तो ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए का डिस्काउंट देके 6 रुपीज में ये इश्यू कर सकती है, री इश्यू कर सकती है किसी थर्ड पर्सन को। दिस इज डन थ्रू बोर्ड रिजोल्यूशन, तो जो भी होगा इसका री इश्यू वो बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू होगा। कंपनी विल एग्जीक्यूट द ट्रांसफर डीड एंड इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू पर्सन। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने जिसके शेयर फोरफीट किए उसने शेयर सर्टिफिकेट अगर सरेंडर कर दिए थे, तो वही सरेंडर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे ट्रांसफर करके नए शेयर होल्डर्स को। अदरवाइज अगर उसने सरेंडर नहीं किए तो अदरवाइज अ पब्लिक नोटिस विल बी गिवन इन द न्यूज़पेपर एंड अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द न्यू पर्सन। अब बात करते हैं सरेंडर ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो पहली बात तो आपको ये लिखनी है कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द सरेंडर ऑफ द शेयर्स। हाउएवर आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजंस ऑफ सरेंडर, तो आर्टिकल में ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि शेयर होल्डर अपने शेयर सरेंडर कर सकता है। Sometimes companies article also authorize the directors to accept the valid surrender of shares। सरेंडर का मतलब है त्यागना, अपने शेयर्स त्याग देना। मान लीजिए के पास शेयर्स है, 100 शेयर्स है, लेकिन अब इसकी इच्छा खत्म हो गई इसको होल्ड करने की, तो ये कंपनी को वापस कर देता है। इट इज कॉल्ड सरेंडर, विदाउट एनी कंसिडरेशन वो उसको वापस कर देता है।
द डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर एंड सरेंडर, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर एंड द सरेंडर? तो इसमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही केस में, फोरफीचर हो या सरेंडर, दोनों ही केस में मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है, यानी वो पर्सन मेंबरशिप से हाथ धो बैठता है। लेकिन जो डिफरेंस है, इन केस ऑफ फोरफीचर ये जो इनिशिएटिव है वो कंपनी लेती है टर्मिनेशन के लिए, और इन केस ऑफ सरेंडर इनिशिएटिव जो लेता है वो मेंबर, यानी शुरुआत कंपनी करती है फोरफीचर के केस में, और सरेंडर के केस में ये जो शुरुआत है टर्मिनेशन की वो खुद शेयर होल्डर करता है। अब बात करते हैं लीन ऑन शेयर्स। तो लीन का मतलब पहले समझ लेते हैं। लीन का मतलब है राइट टू रिटेन, अपने पास रखना, राइट टू रिटेन एनीथिंग बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल हिज क्लेम्स आर सेटिस्फाइड। जैसे एक पर्सन है, उसने 5,000 रुपए किसी को दे रखे हैं और बदले में उसका मोबाइल के उस पर उसका राइट है। जब तक ये 5,000 वापस नहीं करता, ये जो राइट है रिटेन करने का, ये इस पर्सन के पास है जिसने ये पैसा दिया था। पैसा वापस कर देगा, ये मोबाइल उसको वापस कर देगा। दिस इज कॉल्ड राइट टू रिटेन, लीन। नॉर्मली आर्टिकल में लीन के प्रोविजन रहते हैं और वो कहते हैं कि कंपनी का सबसे पहला लीन रहेगा अपने शेयर्स पर, चाहे वो फुल्ली पेड हो या फिर पार्टली पेड अप हो। जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखनी है, कंपनी अपना जो डेट है, मान लीजिए कंपनी है, उसको 10,000 रुपए लेने हैं ए से। ए इसका शेयर होल्डर है। ए के जो शेयर्स है वो मान लीजिए 15,000 रुपए के शेयर्स हैं। शेयर्स ए के पास इस कंपनी के, अगर ये 10,000 रुपए जो कंपनी को देने हैं नहीं देता, तो कंपनी इसके जो शेयर है इसके ऊपर अपना लीन एक्सरसाइज करके इसको सेल ऑफ कर सकती है ये शेयर्स, और इससे जो भी पैसा आएगा अपने 10,000 रिकवर करके, जो एक्सेस है, याद रखना, जो सरप्लस बचेगा वो इसको वापस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल 15,000 के शेयर्स कंपनी ने लीन एक्सरसाइज करके उसको सेल कर दिया है, 10,000 कंपनी खुद रख लेगी अपना डेट रिकवर करने के लिए, और 5,000 वापस उसको सरप्लस रिफंड कर देगी। लेकिन जब कभी भी कंपनी ये लीन एक्सरसाइज करेगी, उसको 14 डेज का नोटिस देना जरूरी है। ये आपको हर जगह याद रखना, 14 डेज का नोटिस। और जो सरप्लस बचेगा सेल करने के बाद, वो कंपनी खुद नहीं रख सकती, उसको रिफंड करना पड़ेगा उस शेयर होल्डर्स को। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लीन एंड फोरफीचर। तो लीन और फोरफीचर में आखिर क्या डिफरेंस होता है? तो लीन जो है, इट कैन बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू, एनी अमाउंट, यानी चाहे वो शेयर्स पे ड्यू हो या किसी और तरीके से। जबकि फोरफीचर जो एक्सरसाइज होता है, फोरफीचर की पावर वो केवल तभी होती है जब अमाउंट ड्यू शेयर्स पे हो। दूसरा जो डिफरेंस है, लीन इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर डेट। जो भी कंपनी को पैसा लेना है उसकी वो सिक्योरिटी है लीन। जबकि फोरफीचर जो यूज होता है, इट्स ए पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। तीसरा पॉइंट है, लीन इज एनफोर्स्ड बाय सेल ऑफ शेयर्स। अब लीन में कंपनी उसके शेयर्स को सेल कर देती है और अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर लेती है। लेकिन फोरफीचर में इट्स अ पेनल्टी और उसको वो मेंबरशिप के राइट से बेदखल कर देती है। सो फोरफीचर इट्स अ एक्ट ऑफ डिप्राइविंग हिम ऑफ द राइट्स ऑफ मेंबरशिप और फोरफिटेड शेयर्स। इन द इवेंट ऑफ लीन, लीन में कंपनी को जो कुछ भी सेल करके मिलता है, जो सरप्लस है, वो सरप्लस कंपनी वापस कर देती है शेयर होल्डर को, रिटर्न कर देती है। लेकिन फोरफीचर के केस में ऐसा नहीं है। जितना भी अमाउंट उसने पे किया है वो कंपनी फोरफीट कर लेती, फोरफीचर में कुछ भी रिटर्न नहीं करती। और लास्ट जो पॉइंट है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ ए लीन इट डज नॉट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्यों नहीं है रिडक्शन? क्योंकि ये जो शेयर है
लीन शेयर ये सेल कर देती है, तो शेयर कैपिटल इंटैक्ट रहती है कंपनी की, तो इट डज नॉट अमाउंट टू रिडक्शन इन कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। हाउएवर, in case of a forfeiture, there may be chance of reduction of capital if such shares are not sold or reissued। तो forfeiture के केस में जैसा मैंने बताया था, कंपनी के पास पावर रहता है, वो कैंसिल कर सकती है या री इशू कर सकती है। तो अगर कैंसिल कर दिया है कंपनी ने, तो इट विल अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इट विल रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द कंपनी।